हेलो बच्चों। अब ये सेकंड चैप्टर का आपका पार्ट 3 है। इसके अंदर अब हम ये देखेंगे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनसे हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसमें पहला सवाल ये आता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या ये हमें और भी जगह पे मिलते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि पानी में मिलते हैं, हवा में मिलते हैं। क्या और जगह कहीं पे डेवलप होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, आप ये फ़ोटो में भी देख रहे हैं कि ये ऑरेंज है और लेमन है, टोमेटो है। कुछ समय के बाद आपको इसके ऊपर एक पाउडरी मतलब पाउडर की तरह, एक कॉटन रुई की तरह इस पे ग्रोथ दिखाई देने लगती है। तो ये जो इस तरीके का बिहेवियर एक फ्रूट या वेजिटेबल शो करता है, ये क्या होता है? ठीक है? ये इसलिए होता है कि जो वो फ्रूट है, वो माइक्रोब्स ने उसको इन्फेक्ट कर दिया है, उसके ऊपर उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये आए कहाँ से? तो ये एक्चुअली हवा में ही प्रेज़ेंट होते हैं। तो जैसे ही ओपन में ये फ्रूट उनको मिलता है, तो वो एक साथ इस पे अटैक कर देते हैं, इसको फ़ीड करना शुरू करते हैं, वहीं पर अपने आप को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से एक साथ हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे सीधा एग्ज़ाम्पल आपके गन्ने के रस का होता है। जैसे मान लो शुगरकेन का जूस है, उसको आप निकाल के रखिए ग्लास में और उसको छोड़ दीजिए। तो 1 हफ़्ते बाद, कुछ समय के बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगा। उसमें से सिरके जैसी अल्कोहल की स्मेल आने लगेगी। तो उसको ईस्ट जो है फर्मेंट कर देता है। अब ईस्ट नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वो हवा में ही है। उसको जैसे ही वो खुले में दिखाई देता है शुगरकेन का जूस, वो एकदम पार्टी की तरह उस पे टूट पड़ता है, उसको खाना शुरू करता है। खाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको फर्मेंट करता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म दिखाई देते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो अचार हैं या मुरब्बा, आँवले का मुरब्बा बनाती हैं मम्मियाँ, तो वो करीब-करीब साल भर से ऊपर अचार पड़ा रहता है, 2-2 साल अचार चलता है, वो खराब नहीं होता। ऐसा उसमें क्या होता है कि वो खराब नहीं होता? इसलिए क्योंकि बहुत सारे अचारों के अंदर बहुत सारा नमक और चीनी पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक प्रिज़र्वेटिव की तरह काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है कि वो प्रिज़र्वेटिव की तरह काम करते हैं, मतलब उसको बचा के रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज़्म ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, किसकी? नमक की और चीनी की। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी में मौजूद है नेचर में। कुछ तो इतने हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी झेल जाते हैं, जैसे कि एकदम हॉट वाटर स्प्रिंग है, मतलब उबलता हुआ पानी कहीं से निकल रहा है, जलता हुआ, या फिर बर्फ़ है। और मॉडरेट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है। कुछ-कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं जो हर जगह सस्टेन कर जाते हैं। लाखों सालों से इस धरती पर हैं, उन्होंने बहुत तरीके के टेम्परेचर को, बहुत तरीके के वातावरण को उन्होंने झेला है। और कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मिलते हैं, खासकर आपके पेट के अंदर मिलते हैं, जो कि डाइजेशन में आपके मदद करते हैं। ग्रेड 7 में आपने इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन में वो कैसे हेल्प करते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो अपने शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर सब में अलग-अलग, डिफरेंट-डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम ही बैक्टीरिया, सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हर जगह मिलता है। हर जगह अलग-अलग उसके रोल के हिसाब से, उसकी क्या वैल्यू है, उस तरीके से वहाँ पे मौजूद होता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, उसका एक और फ़ायदा है कि वो एक की प्लेयर का रोल अदा करता है इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। वातावरण को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कि आप क्या करो, एक खाली कंटेनर लो, एक्टिविटी है ये, उसको आधा गार्डन सॉइल से भर दो, उसमें मिट्टी भर दो, उसके अंदर कुछ फल, वेजिटेबल्स के छिलके डाल के उसके ऊपर और ऊपर से लेयर डाल दो और एक किनारे रख दो। 2-3 हफ्ते बाद आप देखेंगे उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएँगे। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका फ्रूट वेजिटेबल है वो डार्क कलर के मटेरियल में बदल जाएगा, मतलब गाढ़े रंग का हो जाएगा, काले रंग के टाइप का, डार्क ब्राउन कलर का। उसको हम मैन्योर यानी कि खाद कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ जाएगा और जो मिट्टी जिसके अंदर आपने बनाया है, उस मिट्टी की न्यूट्रिशनल वैल्यू, फर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को मिट्टी में डाला, ये मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गए? ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की वजह से। जो बैक्टीरिया जो उस मिट्टी के अंदर मौजूद थे, उन्होंने उसको खाया और खाने के बाद फ़ीड करने के बाद उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया। तोड़ने की वजह से वो न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बन गया, ठीक है? तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इसको तोड़ के उन्होंने उसको सिंपलर बना दिया। अब
आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि जो गार्डनर होते हैं, जो पेड़-पौधों का ध्यान रखते हैं या फिर जो स्वीपर भैया होते हैं, वो सारी पत्तियों को एक साथ इकट्ठा करके गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। तो आपको अब ये समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल मैन्योर बना रहे होते हैं, फिर उसी मिट्टी का उपयोग दोबारा वो करके, उसी को उसमें डाल के फिर से नए पौधों को उगाया जाता है। और जैसे कि इस बुक का एक ये मोटिव ये भी है कि आपको साइंटिफिक हेरिटेज से के बारे में बताया जाए। जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हम लोग कैलेंडर के बारे में बहुत पहले से जानते हैं। उसी तरीके से ये भी आपको जानना है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में वेदास के अंदर एक वर्ड है क्रीमी। क्रीमी का मतलब होता है डिफरेंट टाइनी एंटाइटीज़। छोटी-छोटी एंटाइटी मतलब छोटी-छोटी लिविंग बॉडीज़ हैं, जिसको हम दृश्य और अदृश्य बोलते हैं। जो दिखता है वो दृश्य है, जो नहीं दिखता वो अदृश्य है। मतलब हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? और उन वैदिक टेक्स्ट में उनके फ़ायदे और नुकसान ये भी लिखा हुआ है। अथर्ववेद के अंदर भी कृमि के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लाना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत पहले से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जानते थे। ये बाद में हमें माइक्रोस्कोप की वजह से फिर से पता चला, लेकिन हम लोग इन सब के बारे में पहले से नॉलेज रखते हैं। आप अपने आस-पास भी नज़र दौड़ाएँगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पौधे मर रहे हैं या पत्ते टूट के ज़मीन पे गिर रहे हैं, कुछ समय के बाद वो आपकी सराउंडिंग से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो उनको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है और वो दोबारा से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म डिकम्पोज़ कर देते हैं। ये वर्ड पता होना चाहिए किसको? बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स को और प्लांट्स को भी। ठीक है? अब जब फ़ायदे आएँगे तो उसमें आपने कई सारे फ़ायदे पढ़े। ये भी फ़ायदा लिखोगे कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिसाइकिल कर देते हैं वेस्ट को। ठीक है? और जो नेचर का जो न्यूट्रिशन था वो वापस नेचर को फिर से मिल जाता है। लेकिन जो मैन्योर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनता है और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल से बनता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो मिट्टी कन्वर्ट होती है मैन्योर के अंदर। ठीक है? तो इसको देख के आपको थोड़ा-सा फ़ैसिनेट होना चाहिए कि किस तरीके से नेचर अपने ही ऑब्जेक्ट्स का, अपने ही कंपोनेंट्स का यूज़ करके सारी चीज़ें रिसाइकिल करती रहती है। पहले वो नेचर से दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में जाता है, फिर वो डिकम्पोज़ होके फिर से नेचर अपने पास ले लेती है। फिर उसको ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करते हैं, फिर वो मरते हैं, फिर वो दोबारा नेचर के पास आ जाता है। तो बहुत अच्छे से नेचर ने सब कुछ बैलेंस कर रखा है। तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं होते, जो हमें इवन दिखाई भी नहीं देते, हमें हम वैल्यू भी नहीं करते कि कुछ एग्ज़िस्ट भी करता है, क्योंकि हमें वो दिखते ही नहीं। तो आप ये सोचिए अगर वो नहीं होते, तो हमारी धरती कैसी दिख रही होती? जितने लिविंग ऑर्गेनिज़्म तो डेली लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, करोड़ों जानवर मर रहे हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और उनकी डेड बॉडी का कुछ भी नहीं होता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके फ़ायदे कम से कम 4-5 फ़ायदे आपको पॉइंट में लिखने आने चाहिए। इस वीडियो के साथ-साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद और यूज़ पढ़ेंगे माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही होता है कि माइक्रोब्स से बायोगैस पैदा होती है। बायोगैस कैसे कैसे होगी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। मतलब जैसे हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, ये प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज़ करते हैं। डिकम्पोज़ का मतलब होता है तोड़ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से एक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना। और इस प्रोसेस के दौरान ये गैस रिलीज़ करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। मीथेन को ही हम बायोगैस कहते हैं काइंड ऑफ। मीथेन एक ऐसी गैस है जिसको जिसको आप डायरेक्टली जलाओगे तो जलेगी। मीथेन की तरह गैस होती है ब्यूटेन, प्रोपेन, जो आपके सीएनजी, एलपीजी सिलेंडर में मिलती है। वो कितनी तेज़ी से फ्लेमेबल, कितनी आसानी से चल जाती है। एकदम ब्लू कलर की, एकदम बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू वैल्यू फ्लेम चलती है। तो वो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो उसी प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म तोड़ रहे होते हैं। तो वो जो गैस निकलती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। इस बायोगैस को हम एज़ अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, इवन गाड़ियाँ भी चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे देश में एक साइंटिस्ट हुए, श्री डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। 1930 से 220 इनका 2020 इनका दौर था। इन्होंने 1971 में
एक ऐसे बैक्टीरियम को डेवलप किया, ऐसे बैक्टीरिया को डेवलप करा जो कि ऑयल स्पिल को ब्रेक डाउन करता है। अब ये बहुत बड़ी खोज थी। इसका ये क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब समुद्र में बड़े-बड़े जहाज लाखों लीटर का पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोलियम जेली ये सब लेके जाते हैं, तो कभी-कभार वन्स इन अ व्हाइल स्पिल कर जाता है। स्पिल कर जाता है तो वो किलोमीटर, हेक्टेयर, स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में वो पूरा तेल ऊपर तैरने लगता है। अब तेल तो डूबता नहीं, पानी के अंदर जाता नहीं, तो ऊपर वो ढक देता है। अब नीचे जितने मेरीन हैं, जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर से ना लाइट नीचे जा पाती है, ना ऑक्सीजन नीचे जा पाती है। तो वो सारा जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो ख़राब हो जाता है, सब मर जाते हैं। तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है कि वो जो सारा ऑयल जो फैल गया है इतने हज़ारों किलोमीटर के एरिया में, उसको साफ़ कैसे करा जाए? तो उसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया डेवलप करा, जिसको वहाँ पे ले जाके छोड़ो और वो सारे ऑयल को तोड़-तोड़ के ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी साफ़ किया जा सकता है। इनकी डिस्कवरी को पेटेंट भी मिला। पेटेंट का मतलब होता है कि काइंड ऑफ एक अधिकार, कि जिसने जो सबसे पहले किसी ने अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसका पेटेंट लिया जाता है कि आगे से वही उसको यूज़ करेंगे और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। देखो यहाँ लिखा भी है, पेटेंट इज़ अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी। उसके बाद उनकी परमिशन के बिना उसको बेचा या इन्वेंट आगे नहीं किया जा सकता। तो जब पहली बार कोई ऐसा काम करता है तो उसको पेटेंट मिलता है, जो कि हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी को मिला। तो इस तरीके से उन्होंने पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करा। इस तरीके से कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की मदद से सॉल्व की जा सकती है? या आपको दिमाग लगाना है? लेकिन कुछ ऐसी हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो करते हैं, जो हम जानते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड फूड। अब फूड में सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल आपका आटा और मैदे वाला है। ये पिछले चैप्टर के भी लास्ट में एक्टिविटी है, जो कि मैंने उस वीडियो में कवर नहीं करी थी, कि आटे को गूँध के आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे-कैसे होता है। उसी एक्टिविटी को हम फिर से एक बार इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, कि आपको 2 डोंगे में, 2 बाउल में आटा लेना है, गूँधा हुआ आटा। हर दोनों के अंदर 200 ग्राम आटा लेना है या फिर मैदा लेना है, थोड़ा-सा उसमें चीनी डालना है। अब उसी बाउल ए के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट डालना है, ठीक है? ईस्ट का पाउडर डालना है और आटे को मिला देना है। बाउल बी के अंदर ईस्ट नहीं डालना है, डू नॉट ऐड एनी ईस्ट। अब इसको गूँधने के बाद, मतलब गूँधना है किससे? थोड़े से गर्म पानी से गूँधना है, वार्म वाटर के साथ। एक सॉफ्ट डो बना लेना है, आटा गूँध के रख देना है। इसके बाद उसको कपड़े से ढक देना है, थोड़ी गर्म जगह पे रख देना है। 4-5 घंटे के बाद उस डो को ऑब्ज़र्व करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको उसके वॉल्यूम में, स्मेल में, टेक्सचर में कोई डिफ़रेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्या कोई ज़्यादा फ्लफ़ी है, नहीं है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर आपने ईस्ट डाला था, उस वो वाला डो आप देखोगे कि वो करीब-करीब डबल होके उसको फूल के वो बड़ा-सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट जो था, ठीक है? वो फंगस ग्रुप में आता है, जो आपने डाला था उसके अंदर, पहले वाले में, उसमें गरम कंडीशन के, जब उसको गर्मी का माहौल मिलता है, तो आपने गर्म पानी में गूँधा भी, उसको गर्म जगह रखा भी, तो वो क्या करता है, वो उसमें ग्रो करना शुरू करता है, अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो उसको खाता भी है जिसके अंदर वो है, और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है इस प्रोसेस के दौरान। जब वो गैस निकल के बाहर निकलती है, तो वो आटे में छेद बनाते हुए ऊपर की तरफ आती है और वो आटा फूल जाता है, जिसकी वजह से जो डो है, वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन जाता है, जिसकी मदद से आप केक भी बनाते हैं, भटूरे भी बनते हैं, आटे को भी थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है। जो ईस्ट है, इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, वो गन्ने के रस वाला, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इस दौरान पैदा होता है, इसी प्रोसेस के दौरान, जिसकी वजह से उस आटे में से थोड़ा-सा खट्टी स्मेल आती है, थोड़ा-सा डिफरेंट वो टेस्ट करता है, थोड़ा-सा वो किसी-किसी को अच्छा लगता है वो टेस्ट। और इसी प्रोसेस की मदद से ब्रेड भी बनती है, केक भी बनता है और बहुत कुछ बनाया जाता है। ईस्ट के साथ-साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये इडली, डोसा, भटूरा ये सब बनाने में काम आता है। तो इस बैक्टीरिया को हम डालते हैं तो वो उसको और फ्लफ़ी और खट्टापन उसके अंदर आता है, जिसकी वजह से वो रबड़ जैसा महसूस होता है और हमें टेस्टी लगता है खाने में।
तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के फ़ायदे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को साफ़ करना, डेड बॉडीज़ को ख़त्म करना, ऑयल स्पिल को ठीक करना, फूड के अंदर हम देख रहे हैं कैसे यूज़ होता है। इस तरीके से एक और ये एक्टिविटी है दही बनाने वाली, कि 2 स्मॉल ग्लास बाउल लेनी है, लेबल देम ए एंड बी। उसके अंदर बाउल ए में गर्म पानी हल्का सा डालना है, बी में ठंडा पानी डालना है। अब पहले में 1 चम्मच दही डालना, उसको मिला देना है और कवर कर देना है। अब बाउल ए जो है उसमें गर्म दूध है और बाउल बी में आपका ठंडा दूध है। उसको रात भर आपको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि क्या होता है। अब ये एक्टिविटी है, इसने एक ऐसे बॉक्स बना के दे दिया है कि भाई इसके अंदर आप ऑब्जर्व करके बताओ क्या लिखना है। तो आप ये कर भी सकते हैं और मम्मी से भी पूछ सकते हैं जो दही बनाती हैं घर पे। और इसमें प्रिडिक्शन क्या है कि आप सोचते क्या, प्रिडिक्शन का मतलब है कि आपको क्या लगता है क्या होगा, और ऑब्जर्वेशन में आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ, वो हिसाब आपको टेबल के अंदर लिखना और बताना है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बाउल ए है जो गर्म था थोड़ा सा, वो वो कुछ समय में खट्टा हो जाएगा और दही बन जाएगी, लेकिन जो ठंडा था उसके अंदर दही नहीं बनेगी। ठीक है। और आप ऐसा इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यही क्या करता है, उस माहौल के अंदर फीड करता है खुद को, और जो दूध के अंदर लैक्टोज था उसको खाता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, फर्मेंट करता है। फर्मेंट को आम भाषा में सड़ना बोलते हैं, कि वो दही को और सड़ाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल पैदा होता है, जैसे कि ईस्ट करता था। अब जो ईस्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करता था, लेकिन जो ये दही वाला जो बैक्टीरिया है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से दही खट्टी हो जाती है कुछ समय के बाद। अब वार्म कंडीशन के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, इसलिए गर्म वाले में तो वो दही बनी और ठंडे वाले में दही नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, एक ये भी बैक्टीरिया है। इसको कुछ लेग्यूम्स होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे आपको इमेज आपको दिखाई देगी ये वाली, कि ये पौधा है, उसकी जड़ें हैं, जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इस गांठों को नोड्यूल्स बोला जाता है। ये लिखा हुआ नोड्यूल्स। यहाँ पर ये बैक्टीरिया रहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है, पौधे को मेनली एक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन जो प्लांट है वो डायरेक्टली एयर में से नहीं ले सकता। एयर में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन उसको वो नहीं ले सकता, उसको रूट सॉइल के थ्रू ही लेना पड़ता है। तो वो राइजोबियम क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को लेके उसको सिंपलर वे में तोड़ के सॉइल में डिसॉल्व करता है। बदले में जो फ्रूट है, जो प्लांट है, वो राइजोबियम को रहने की जगह देता है। तो राइजोबियम उसी जड़ों पे रहता है, बदले में वो उसको नाइट्रोजन देता है प्लांट को। ठीक है। अब जिसकी वजह से प्लांट उसको यूज़ करता है, प्लांट की बेटर ग्रो होती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अलग से नाइट्रोजन उसमें नहीं डालना पड़ता। तो जो फार्मर्स हैं वो वे ऐसी क्रॉप्स में जहाँ पे उनको खेती करनी है, पहले वहाँ पे लेग्यूम्स उगाते हैं। लेग्यूम्स कौन से पौधे होते हैं, जैसे कि बीन्स, पी, लेंटिल्स, इन वाले पौधों को उगाया जाता है ताकि उस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आ जाए, क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाता है। फिर जो अगली फसल उगाई जाती है वो बहुत अच्छी उगती है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये भी फ़ायदा है। आपने ईस्ट के बारे में पढ़ लिया, लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ा, राइजोबियम के बारे में पढ़ा, है ना। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और भी जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो वाटर, सॉइल और ट्रीज पे भी रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और यूज़ करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अर्थ की आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से आती है। ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं। बहुत अच्छा फूड सोर्स का ये काम करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का, जो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करके एक्वेटिक एनिमल्स जी पाते हैं। जैसे कि अभी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्पिरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स। ठीक है। सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल हेल्थ सप्लीमेंट के लिए, दवाइयों के लिए भी इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो एल्गी जो है, छोटी वाली एल्गी, ये पानी को साफ करने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज़ होती है। बायोफ्यूल जैसे अभी
आपका वो E20 पेट्रोल चल रहा है, अब E80 भी आ गया, E100 भी आ गया। तो बायोफ्यूल क्या है कि पौधों की मदद से हम फ्यूल बनाएँगे ताकि हमें पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो। तो धीरे-धीरे करके बहुत सारे नए-नए नाम है इस चैप्टर में, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है तो आपको याद करना है। लेकिन जो पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ये माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी और अबंडेंस को थ्रेट कर रहा है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखना ताकि हमारा नेचर सही रहे, हमारी एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता रहे और अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा चैप्टर बच गया है, तो इसको भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो अब हमने एक वर्ड यहाँ पे देखा स्पिरुलिना, ठीक है? स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गा है, इसको हम सुपर फूड कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। स्पिरुलिना विटामिन बी 12 का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पास बहुत सारा प्रोटीन है, 60% ऑफ बॉडी वेट, मतलब जितना मान लो अगर ये 100 ग्राम है तो उसमें से 60 ग्राम तो प्रोटीन होता है, ठीक है? बहुत कम अमाउंट में फैट और शुगर होता है। तो इस माइक्रो एल्गा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इससे हमें विटामिन बी 12 मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है। आज के समय पे स्पिरुलिना जो है वो एक फिजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है। इसको हम बहुत ईजिली उगा सकते हैं। एक ग्लास टैंक लेना है, ठीक है? और डायरेक्ट सनलाइट से उसको दूर रखना है। उस पे एक शेड नेट लगाना है और मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन में, मतलब ना ज़्यादा गर्म जगह पे ना ज़्यादा ठंडी जगह पे उसको रखना है। उसमें नॉर्मल पॉन्ड वाटर डालो, थोड़ा सा स्पिरुलिना जो जिंदा स्पिरुलिना को पॉन्ड से कलेक्ट करके कहीं से उसमें डाल दो और हफ्ते में 2 बार उसको थोड़ा सा स्टिर कर दो, मतलब ऐसे हिला दो। 3 से हफ्ते में आप देखोगे कि उसमें बहुत सारा स्पिरुलिना पैदा हो जाएगा और उसको आप फाइन क्लोथ से एक पतले कपड़े से कलेक्ट कर सकते हो। माइक्रो एल्गी को कंजर्व करना एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी बनी रहती है, मतलब कभी खाने की किल्लत हो जाए। वैसा तो अभी इतना आपको नहीं दिखाई देगा कि खाना भी कभी कम पड़ सकता है, पर अगर कभी कम पड़ जाए तो स्पिरुलिना खाने से हमारी काफ़ी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है ऐसी सिचुएशंस में। तो काइंड ऑफ जितने नए नए नाम थे, जैसे एल्गी पढ़ा आपने, पैरामीशियम पढ़ा, अमीबा पढ़ा, ये सारे नाम आपको याद करने हैं, उनके काम याद करने हैं। लास्ट में टॉपिक है कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर क्यों करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो छोटे छोटे टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से बनी जिसको हम सेल कहते हैं। जो सेल जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को करता है और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और जब जो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल हैं उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये एक साथ इकट्ठा होकर एक स्पेशलाइज फंक्शन को करते हैं, मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर काम करना है तो वो एक साथ इकट्ठा करके उस काम को करेंगे। लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंगल सेल होते हैं और ये अकेले ही सारे सर्वाइवल को करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक जैसे कि एल्गी, फंगाई, ये एक या एक से ज़्यादा सेलों से मिलके बनते हैं। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, लेकिन जो मोल्ड है वो मल्टी सेलुलर फंगस है। तो फंगस जो है, एल्गी जो है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो 4 ही तरीके के आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और एल्गी, और पांचवा आपने पढ़ा था वायरस। ठीक है? अब ये जो एक डायग्राम है बगल में, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियोइड है, मतलब बहुत छोटा सा, न्यूक्लियस भी नहीं है प्रॉपर, न्यूक्लियोइड है। तो ये एक डायग्राम आप बैक्टीरिया का देख सकते हो। इसके बाद जो आपका कुछ कुछ बातें इसमें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि एनिमल प्लांट सेल में मैं आपको बता चुका कि सेल के बाहर सेल वॉल होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना? अब यहाँ पे ऊपर देखा आपने न्यूक्लियाइड लिखा हुआ था। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड दो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसकी एक न्यूक्लियस वॉल होती है। न्यूक्लियोइड जो होता है वो ऐसे फैला हुआ होता है जैसा आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है? इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से आप
इसको देख सकते हो। आज के समय पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है जो कि 10 लाख गुना बड़ा करके हमें चीज़ों को दिखाता है। तो सेल के अंदर हम लिटरली हर एक चीज़ को देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे पढ़े, उनके नुकसान भी पढ़े, और किस तरीके से इनसे डिसीज़, मतलब कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ये सब हमने अगले चैप्टर के लिए बचा रखा है कि अगले चैप्टर में इनसे कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जाता है, तो वो भी अभी हमने पढ़ना है। इस चैप्टर में हमने खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे पढ़े हैं, अगले चैप्टर में हम नुकसान पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप इस वीडियो को 2-4 बार देख सकते हैं, फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। बाय-बाय।